हेलो प्यारे बच्चों, यू आर वेलकम टू वोकैब विद रवि सर। मैंने इधर बीच में घर बैठे बैठे न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते कई बार मेरे मन में ख्याल आया कि आजकल न्यूज़पेपर में तीन चार तरह के वर्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक तो वो क्राइम से रिलेटेड वर्ड बहुत आ रहे हैं, मर्डर, एनकाउंटर वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें बहुत आ रही हैं। और एक तो कोरोना से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हैं। और बारिश का मौसम चल रहा है तो कहीं कहीं पर बाढ़ आई हुई है। तो ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में इसके वर्ड बहुत छाए हुए हैं। बाढ़ के वर्ड हैं, क्राइम और पुलिस कार्रवाई के वर्ड आजकल बहुत ज्यादा हैं। क्यों हैं अभी ये बताने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे होंगे। और कोरोना महामारी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो मैंने ये सोचा है कि अभी मैं कुछ थीमेटिक वोकैब पर काम कर रहा हूँ। तो थीमेटिक वोकैब का मतलब क्या हुआ, एक थीम पर बेस्ड होती है ये वोकैब। जैसे आज मैंने जो वोकैब की थीम पकड़ी है वो क्या है, बारिश या बाढ़ से रिलेटेड है। आज आपको जितने भी वर्ड्स लिखाएंगे ये सारे वर्ड न्यूज़पेपर में आजकल चल रहे हैं। तो चूंकि न्यूज़पेपर में ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बारिश का मौसम है, बाढ़ बाढ़ कहीं कहीं पर आई है, तो उसी से रिलेटेड वर्ड्स लिखाने जा रहा हूँ। तो जितने वर्ड मिले हैं अभी न्यूज़पेपर में छांट के वो करूँगा। फिर किसी दिन चुनाव का, चूंकि कहीं कहीं पर किसी किसी राज्य में चुनाव का समय है, तो चुनाव से रिलेटेड वर्ड लिखाऊंगा। कभी आग लगने से संबंधित, अब देखिए कहीं कहीं पर कहीं जंगलों में आग लगी हुई है, तो आग लगने या रेल दुर्घटना हो जाती है तो वो दुर्घटना से रिलेटेड वर्ड्स, प्राकृतिक आपदाएं वगैरह हैं, भूकंप सुनामी वगैरह है, तो मैं ऐसे ही थीमेटिक वर्ड्स लेकर चलने वाला हूँ। देखिए कब तक चलता है, थीम्स तो खत्म होने वाली नहीं। कुछ थीमेटिक वर्ड्स अभी शुरू कर रहा हूँ, और जब ये थीमेटिक वर्ड्स में लिखा चुकूंगा तो थीमेटिक वर्ड्स लिखा चुकने के बाद फिर मेरा प्लान है कि रूट वर्ड पर, या हो सकता है इसी बीच बीच में रूट वर्ड से आपको वोकैब बनाना सिखाना है। तो कुछ इस तरह के काम करने का प्लान है। तो देखें प्लान कितना सक्सेसफुल, और प्लान कितना सक्सेसफुल होगा, दिस डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप लोग अच्छा कोऑपरेट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते तो मतलब डिस्करेज हो जाता है आदमी, फिर नहीं करेगा इसको। तो इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर आई विल कैरी आउट दिस और स्टॉप। तो चलिए आज हम इस बाढ़ के थीमेटिक वोकेब्युलरी में कुछ वर्ड्स लेते हैं। ये 6 ही नहीं है, करीब 20 वर्ड हैं, वो दो तीन बार में लिखेंगे। अभी एक में भर देंगे तो वो छोटा छोटा हो जाएगा, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो बाढ़ से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, जैसे लिखा है ओवरकास्ट स्काई। तो बारिश तो आप समझ ही क्या होते हैं, बारिश क्या होती है, रेन होती है, और बाढ़ क्या होता है, फ्लड होता है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हैं। तो ओवरकास्ट स्काई एक वर्ड है, ओवरकास्ट स्काई। ओवरकास्ट स्काई का मतलब क्या होगा, आप लोग कॉपी किताब लेके बैठे हैं ना, तो देखिए जब इसको पढ़ रहे हो तो आप अपनी कॉपी लेके बैठिए। इसका पीडीएफ नहीं मिलने वाला है, कॉपी लेके बैठिए। तो कॉपी में ये नोट कर लीजिए, फिर मतलब बता रहा हूँ लिखते जाइएगा। तो ओवरकास्ट स्काई का मतलब क्या होता है कि जब आसमान में बादल घिरे होते हैं, ठीक है ना, तो मतलब क्या होगा, आसमान में बादल घिरे होते हैं तो उसे कहा जाता है ओवरकास्ट स्काई। अब इंक्लीमेंट ऑफ वेदर, इंक्लीमेंट ऑफ वेदर का मतलब क्या होता है, जब अचानक मौसम खराब हो जाता है, जैसे आंधी तूफान आना हो या घोर बारिश होनी हो। तो जब आंधी तूफान या बारिश आने वाली होती है तो मौसम खराब हो जाता है, उसे कहते हैं इंक्लीमेंट ऑफ वेदर। मीटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, व्हाट इज मीटेरियोलॉजिकल, मीटेरियोलॉजिकल क्या होता है, ये मौसम विभाग होता है। मीटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मतलब क्या हुआ, मौसम विभाग, ये है मौसम विभाग। वेदर फोरकास्ट, वेदर क्या होता है, मौसम, और फोरकास्ट क्या होता है, फोरकास्ट होता है भविष्यवाणी करना। तो वेदर फोरकास्ट क्या होता है, मौसम की भविष्यवाणी करना। तो ये हो गया मौसम की भविष्यवाणी। अब ये हो गया हिट और आउटब्रेक, हिट या आउटब्रेक ऑफ मानसून। तो हिट ऑफ मानसून या आउटब्रेक ऑफ मानसून का मतलब क्या होता है, मानसून का आगमन। जैसे कहते हैं कि 10 जून को केरल में मानसून टकरा गया, तो 10 जून को केरल में मानसून टकरा गया, इसका मतलब क्या हुआ, हिट ऑफ मानसून या आउटब्रेक ऑफ मानसून। अब जब मानसून टकरा जाएगा तो कैसे फिर शुरुआत होगी, शावर। शावर का मतलब क्या होगा, शावर मतलब मूसलाधार नहीं है। ड्रिजल क्या होता है, ड्रिजल जैसे सावन का महीना चल रहा है तो इसमें रिमझिम फुहारें पड़ती हैं। तो शावर या ड्रिजल का मतलब क्या होता है, फुहारें
पढ़ना। ये क्या होती हैं? रिम झिम, बूंदे बूंदे, झिम 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 बूंदे, बड़े बड़ा अच्छा लगता है, मजा आती है। झिम 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 बारिश की बूंदें गिरती रहती हैं, तो वो ड्रिजल या सावर कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये 6 वर्ड हो गए, मतलब एक्सप्रेशन से, एक एक वर्ड नहीं है, वो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन है। तो इन 6 के अलावा फिर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये सेकंड लिस्ट के वर्ड्स हैं, ये भी बारिश से रिलेटेड। देखिए, इंटरमिटेंट रेन। तो इंटरमिटेंट रेन क्या मतलब, क्या होता है? इंटरमिटेंट होता है रुक रुक कर। क्या होगा ये? इंटरमिटेंट रेन का मतलब रुक रुक कर बारिश होती है, ये रुक रुक कर बारिश होती है, इंटरमिटेंट रेन। इंसेसेंट रेन, इंसेसेंट रेन क्या होता है? लगातार बारिश होती है, ये होता है इंसेसेंट रेन। तो इंटरमिटेंट रेन, इंसेसेंट रेन दोनों देखा होगा आपने। कभी कभी लगातार बारिश होती है 24 घंटे, 48 घंटे, कभी कभी रुक रुक कर बारिश होती है, आजकल तो रुक रुक कर ही हो रही है। डिल्यूज, डिल्यूज का मतलब क्या होता है? डिल्यूज का मतलब मूसलाधार बारिश होती है। टोरेंट का मतलब भी होता है, जिसको कहते हैं ना बादल फट जाना, टोरेंट। एक्चुअली टोरेंट क्या होता है कि हैवी फ्लो ऑफ समथिंग। टोरेंट एक्चुअली क्या होता है? हैवी फ्लो, किसी भी चीज का बहुत हैवी फ्लो, मतलब बहुत तेज धारा में बहता है, तो हैवी फ्लो, जिसको आप कह सकते हैं, अगर आप बारिश के सीजन में यूज कर रहे हैं, तो टोरेंट का मतलब आप यूज कर लीजिए इसको कब? बादल फटने के लिए। बादल फटने का मतलब क्या हुआ कि कहीं पर बहुत अधिक मात्रा में एक ही जगह पर बारिश हो जाती है, और अचानक वो इतनी तेजी के साथ पानी बहता है कि रास्ते में जो कुछ पड़ता है उनको काटता, इरोजन करता, अपने साथ लेके बह जाता है। तो टोरेंट उसी को कहते हैं, किसी भी चीज का, चाहे नदी के रूप में बह रहा हो, चाहे ऊपर से बादलों से गिर रहा हो, तो बहुत अधिक मात्रा में हैवी फ्लो होगा, उसको कहते हैं। तो मौसम के सेंस में जब बरसात का समय हो, तो टोरेंट वर्ड ज्यादातर बादल फटने के समय जो बारिश होती है उसको यूज करते हैं। डिल्यूज का मतलब क्या होता है? डिल्यूज का मतलब वही हो गया हैवी डाउनपोर। देखिए, ये डिल्यूज मतलब बहुत ज्यादा, मूसलाधार आप कह सकते हैं इसको, मूसलाधार बारिश। अब मूसलाधार बारिश के लिए एक वर्ड नहीं है, देखिए इसमें सारे के सारे वर्ड मूसलाधार बारिश के लिए लगे हैं। तो डिल्यूज का मतलब मूसलाधार बारिश, टोरेंट का मतलब हैवी डाउनपोर। आप समझ ही रहे हैं ना कि हैवी डाउनपोर मतलब बहुत भारी बारिश। तो हैवी डाउनपोर, देखिए ये लिखा हुआ हैवी डाउनपोर, तो हैवी डाउनपोर भी क्या होता है? भारी बारिश के लिए होता है। और नीचे लिखे रेन कैट्स एंड डॉग्स, ये भी जो रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या हुआ? रेन माने बारिश होना, कैट्स एंड डॉग्स मतलब कुत्ते बिल्लियों की बारिश नहीं, अर्थ नहीं है। तो रेन कैट्स एंड डॉग्स मतलब होता मूसलाधार बारिश होना। तो यहां से लेकर के देखिए, डिल्यूज से लेकर के ये पूरा का पूरा रेन कैट्स एंड डॉग्स तक, ये इतना का इतना किसके लिए लगा है? मूसलाधार बारिश के लिए। बहुत भयानक बारिश होती है मूसलाधार। तो रेन कैट्स एंड डॉग्स, हैवी डाउनपोर, टोरेंट और डिल्यूज। तो इस वर्ड को आप समझ ही रहे होंगे, हैवी माने बारिश, और डाउनपोर का मतलब क्या हो गया? डाउनपोर। तो जब भी कभी लिखा जाएगा केवल डाउनपोर अगर लिखा हो, तो डाउनपोर का मतलब क्या हुआ? डाउनपोर का मतलब हो गया रेन। तो आप निकाल लिए एक मतलब, और ना, हैवी डाउनपोर भारी बारिश हो गई, तो डाउनपोर क्या हो गया? बारिश हो गई। तो फर्स्ट डाउनपोर क्या होगा बताइए? फर्स्ट डाउनपोर क्या होगा? पहली बारिश होगी। स्मार्ट रेन या स्मार्ट डाउनपोर क्या होगा? मतलब अच्छी रेन। यहाँ स्मार्ट का मतलब क्या हो गया? शकल से नहीं, स्मार्ट का मतलब क्या होगा? गुड रेन। कहते हैं कि इस बार अच्छी बारिश हुई है, तो स्मार्ट रेन हुई है, गुड रेन हुई है। अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होगा? अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का मतलब जैसा पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व मतलब क्या हुआ? नेवर बिफोर इन द पास्ट। अनप्रेसिडेंटेड मतलब नेवर बिफोर इन द पास्ट। रेनफॉल का मतलब बारिश। अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल का मतलब क्या हुआ कि ऐसी बारिश जो पहले कभी ना देखी गई हो, ना सुनी गई हो, अभूतपूर्व, मतलब नेवर बिफोर इन द पास्ट। तो ये बाढ़ से संबंधित कुछ और वर्ड हो गए, थोड़े से वर्ड और बचे हैं। इसमें तो हम लोगों ने बारिश कराई, तो बारिश कराने के बाद क्या होगा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। थर्ड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, गस। गस का मतलब क्या होता है? गस का मतलब होता है पानी घुसना। जैसे बहुत पानी, जब बहुत बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, तो लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू कर देता है। तो जब लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं? गस। मतलब लोगों के घरों में पानी घुसना, गांव में पानी घुस आया, कॉलोनी में पानी घुस आया, तो वो होता है गस। सीपेज क्या होता है? सीपेज होता है जल भराव। क्या होता है? जल भराव, कहीं जल भर जाता है। वाटर लॉग का मतलब क्या होता है? वाटर लॉग भी यही होता है, जल जमाव,
कहीं पर जल पानी भर जाता है, बहुत बारिश होती है तो बहुत बारिश होती है तो जल भराव, सीपेज या वाटर लॉग, जगह जगह पर बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है। सड़कों पर देखिए जब बहुत ज़्यादा पानी बरसता है तो कब जब खूब पानी बरसता है तो बड़े शहरों में, चूंकि जहाँ सीवेज सिस्टम बहुत अच्छा नहीं होता, सड़कों पर इतना इतना पानी लग जाता है तो उस सड़कों पर जो पानी भर जाता है, थोड़ी बारिश हुई तो जल जमाव हो गया, जल भराव की समस्या न्यूज़पेपर में देखते होंगे ना कि वो न्यूज़ वाले, टीवी वाले पूरा दिखा देते हैं कि मतलब लगता है कि शहर की सड़कों पर नदी बह रही है। तो मानसून वेडिंग क्या होता है? मानसून वेडिंग का मतलब बारिश के नाते जगह जगह पानी भर जाना। किसके नाते? मानसून के नाते जगह जगह पर पानी भर गया है। तो ये सब के सब लगभग तीनों वर्ड एक ही जैसे। सीपेज जल भराव हो गया, वाटर लॉग जल जमाव हो गया, मानसून वेडिंग क्या हो गया? ये भी हो गया, बारिश के नाते जगह जगह पर, सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया है। पडल का मतलब क्या होता है? पडल होते हैं एक्चुअली वो गड्ढे जिनमें पानी भरा हुआ है। क्या होता है? गड्ढे जिनमें पानी भरा होता है। सड़कों पे छोटे छोटे या सड़कों के किनारे, रास्ते के किनारे जो छोटे गड्ढे होते हैं, पार्कों वगैरह में जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उनमें पानी भर जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? वो गड्ढे जिनमें पानी भर गया है वो पडल है। और मडी स्प्लैशेस क्या होता है? मडी मडी क्या होता है? कीचड़। तो मडी स्प्लैशेस मतलब क्या होता है? कीचड़ के छींटे। छींटे का मतलब क्या होता है? कभी मान लीजिए पानी बरसा हो, पडल है, तो पानी बरसने के नाते पडल हो गया। पडल मतलब बगल के गड्ढों में पानी भर गया। अब कोई साइकिल से निकल रहा है या कार से निकल रहा है, छपाक से मार दिया, तो उसे क्या कहेंगे? जो आपके ऊपर कीचड़ की छींटे पड़ती हैं उसे क्या कहते हैं? मडी स्प्लैशेस। वो मडी स्प्लैशेस हो गई। वेड क्या होता है? वेड, मान लीजिए आप बाजार गए थे सब्जी खरीदने के लिए, तो जब आप बाजार गए थे सब्जी खरीदने के लिए, वहां पे खूब बारिश हो गई। जब आप लौट के घर आ रहे थे तो आपकी कॉलोनी में इतना पानी लगा हुआ था, इतना पानी लगा हुआ था, घुटने तक पानी, तो आप उस पानी में कैसे चलेंगे? घुटने तक पानी होगा तो पैर उठा उठा के नहीं चलेंगे। सूखी जमीन पर जैसे आप पैर उठा उठा के चलते हैं, बारिश का पानी भरा हो तो पैर उठा उठा के नहीं चलेंगे, बल्कि आप पैर को क्या करेंगे? घसीट घसीट के चलेंगे। पैर ऊपर की ओर उठाएंगे नहीं, पानी में ही पैर घसीटते हैं। तो जब पानी भरा होता है तो पानी में चलने के लिए हम पैर उठा उठा के नहीं चलते, बल्कि पानी में पैर को घसीट घसीट कर चलते हैं, तो उसे कहा जाता है वेट। किस लिए? पैर घसीट कर चलना। क्यों? बारिश का पानी भरा है इसलिए। नी डीप वाटर, नी क्या होता है? घुटना। तो नी डीप वाटर मतलब घुटने तक गहरा पानी हो तो क्या कहेंगे? नी डीप वाटर। वेस्ट डीप वाटर क्या होता है? अगर कमर तक पानी भरा होगा तो उसको क्या कहेंगे? वेस्ट डीप वाटर कहते हैं। तो ये बारिश की सिचुएशंस हो जाती हैं, बारिश होने के बाद जो सिचुएशन दिखाई देती है उसके वर्ड्स हो गए। कुछ वर्ड्स और हैं उनको भी देख लेते हैं, उसके बाद ये वोकैब का काम खत्म करते हैं। ठीक है। दिस इज फोर्थ लिस्ट ऑफ टूडेज थीम, दैट इज बेस्ड ऑन फ्लड, बाढ़, रेन। ठीक है। तो चौथी लिस्ट में ये कुछ वर्ड्स हैं, आखिरी लिस्ट है, इसके बाद और कोई वर्ड नहीं है जितने मिले हैं। सबमर्ज क्या होता है? सबमर्ज पढ़ा होगा आपने, एक वर्ड पढ़ा होगा सबमरीन। व्हाट इज सबमरीन? सबमरीन क्या होता है? पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या होती है? नौसेना के पास होती है, इसमें सैनिक होते हैं, एक तरह की पानी वाली जहाज होती है, लेकिन वो समुद्र की सरफेस के ऊपर नहीं होती, समुद्र की सरफेस के नीचे होती है। तो पानी के नीचे नीचे, पानी के अंदर अंदर वो सबमरीन वो करती है, रहती है, तैरती है, पानी के नीचे डूबी हुई। तो उसी से ये वर्ड सबमर्ज का मतलब क्या होगा? सबमर्ज का मतलब पानी के अंदर डूब जाना, पानी के अंदर डूबा हुआ। तो कभी कभी नदियों में, मतलब कभी कभी पानी इतना ज़्यादा बरसता है, इतना ज़्यादा बरसता है कि नदियों में अचानक बाढ़ आ जाती है, और बहुत बाढ़ आ जाती है तो अपने किनारे की ओर जो खेत वगैरह होते हैं या घर वगैरह होते हैं, कभी नदियों के किनारे जो गांव बसे होते हैं, तो नदी जब किनारे के ऊपर बहती है तो वो गांव नदी में डूब जाते हैं या बहुत सारे खेत नदी में डूब जाते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है सबमर्ज्ड। जिसे कहा जाए थाउजेंड्स एकर्स ऑफ राइस फील्ड was inundated, was submerged, was inundated, was plunged, was swamped। तो इन चारों का मतलब क्या हुआ? बाढ़ के पानी में डूबा हुआ। तो बाढ़ के पानी में डूबा हुआ, तो इसको आप क्या कह सकते हैं? जलमग्न। क्या कहेंगे? जलमग्न। तो ये बाढ़ के पानी में डूबा हुआ होगा। ये हो गया चार वर्ड, बाढ़ के पानी में डूबा हुआ, इनंडेट, स्वैम्प, प्लंज और सबमर्ज। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मैरोन। मैरोन, व्हाट डू यू मीन बाय मैरोन? मैरोन क्या है बताइए? मैरोन ऐसे होता है जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसे नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, ठीक, ये नदी है,
ये ऐसे नदी बह रही है और नदी के किनारे कोई गांव बसा हुआ है। ये क्या है? ये है एक गांव बसा हुआ है। तो कभी कभी बाढ़ आती है, बहुत बाढ़ आती है, तो क्या होता है कि नदी ये जो ऐसे बह रही है, ये नदी गांव को इस ओर से ऐसे घेर लेती है। ऐसे हो गया। तो नदी की धारा जो होती है वो ऐसे हो गई, ऐसे बहने लगी। अब ये इतना जो है, ये गांव नदी, ये गांव इतना छूट गया। नदी गांव के इस पार से घेर ले, ये बीच में थोड़ा सा ऊंचा हुआ है, नाव गांव जो है वो बीच में घिर गया। तो बाढ़ आने, पिछली बार मद्रास में, बंगलोर में भी यही हाल हुई थी कि बाढ़ के पानी में पूरा शहर घिर गया था और वो चारों ओर से, हर तरफ से रेल मार्ग और सड़क मार्ग से कट गया था, स्थल मार्ग से किसी से कनेक्ट ही नहीं था। अच्छा, जो परमानेंट ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे समुद्र के बीचों बीच कोई ऐसी लैंड हो जो चारों ओर पानी से घिरी हुई हो, तो उसको कहते हैं आइलैंड। लेकिन जो टेम्पोररी बाढ़ की वजह से या नदी में पानी आने की वजह से किसी कारणवश वो जो घिर जाता है चारों ओर से, तो उसे क्या कहा जाता है? उस एरिया को कहा जाता है मैरोन। तो मैरोन का मतलब क्या हुआ? जब चारों ओर से पानी से घिरा होने के नाते उसका चारों ओर से संपर्क टूट गया हो, तो मैरोन उस जगह को कहेंगे, तो मैरोन्ड पीपल कहेंगे। मैरोन्ड पीपल का मतलब क्या हुआ? जो संपर्क से कटे हुए लोग हैं, मैरोन्ड सिटी या मैरोन्ड विलेज। तो ऐसी जगह को क्या कहेंगे? यहाँ पे जो लोग रहे होंगे, दैट आर दे आर कॉल्ड मैरोन्ड पीपल। और इस जगह को, मान लीजिए एक शहर है तो मैरोन्ड सिटी, और ये एक गांव है तो मैरोन्ड विलेज हो गया। तो मैरोन का मतलब क्या हुआ? बाढ़ की वजह से जब चारों ओर से संपर्क कट जाता है, बीच में फंसा हुआ जो एरिया होती है, पीपल होते हैं या गांव होता है, तो मैरोन्ड हो जाएगा। अच्छा, थ्रो नॉर्मल लाइफ आउट ऑफ गियर। तो मान लीजिए कई दिन तक लगातार बारिश होते रहे, कई दिन तक, मान लो 10-15 दिन तक लगातार बारिश होती रही और जनजीवन एकदम से अस्त व्यस्त हो गया, तो उसी को कहा जाता है कि कंटिन्यूअस रेन, इंसेसेंट रेन थ्रू नॉर्मल लाइफ आउट ऑफ गियर। मतलब क्या हुआ कि लगातार बारिश ने सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। तो यही होता है, सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देना, जनजीवन का जो रूटीन है वो बिगड़ गया। तो हो गया थ्रो नॉर्मल लाइफ आउट ऑफ गियर। और स्टैग्नेशन क्या होता है? व्हाट इज स्टैग्नेशन? स्टैग्नेशन देखिए, कल्चर के सेंस में भी यूज किया जाता है और बारिश के सेंस में, पानी के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। जैसे पानी बरसा और पानी बह रहा है, क्या हुआ? पानी बरसा और पानी बह रहा है, तो जब तक पानी बहता रहता है तब तक वो स्वच्छ होता है, क्योंकि बहता हुआ जल स्वच्छ होगा, गंदगी नीचे बैठ जाती है। जैसे ही उसमें पानी की मात्रा कम होती है और उसका प्रवाह रुक जाता है, कहीं किसी गड्ढे में पानी रुक गया, बहना बंद हो गया, किसी गड्ढे में पानी ठहरा हुआ है, रुक गया है, तो जब पानी का बहना रुक जाता है, जब वो ठहर जाता है, तो उसमें वायरस बैक्टीरिया पड़ जाते हैं, काई पड़ जाती है, उस पानी में सड़न आने लगती है। तो वही बहता हुआ पानी जब कहीं रुक जाता है, मात्रा कम होने से, या किसी गड्ढे में ठहरा हुआ पानी, तो ठहरे हुए पानी में सड़न आ जाती है। तो ठहरे हुए पानी में जो सड़न आ जाती है, जो गंदगी आ जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेशन। ठीक है ना? तो ये स्टैग्नेशन होती है। ऐसे ही चलिए इसको पढ़ा ले तब बताते हैं। मेस अराउंड। मेस अराउंड का मतलब क्या होगा? जैसे चारों ओर गंदगी फैली हो, तो या जैसे बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने के बाद जब बाढ़ उतर जाती है, तो तमाम जीव जंतु जो मरे होते हैं या जो कुछ बह बह गया है, या दूसरी जगह से बह के आई चीज कहीं पे फंसी हुई है, तो एकदम अस्त व्यस्त गंदगी चारों ओर फैली होती है, उसे हम लोग कहते हैं मेस अराउंड। चारों ओर जो गंदगी फैली हुई है वो मेस अराउंड होगा। अच्छा, इस मेस अराउंड की वजह से और बाढ़ के निकल जाने के बाद, मतलब ये स्टैग्नेशन, दोनों चीज ले लेते हैं, स्टैग्नेशन और मेस अराउंड दोनों चीजें अगर हो गई हैं कहीं पर, तो इन दोनों चीजों के हो जाने के बाद उस एरिया में एक चीज और देखने को मिलती है। वो चीज क्या होती है? एंडेमिक। क्या होगी? एक एंडेमिक हो जाता है। अगर एंडेमिक होगा या फिर एपिडेमिक हो जाता है। एपिडेमिक के बाद क्या होगा? अगर और स्थिति बढ़ी तो क्या होगा? वो पैंडेमिक हो जाएगा। तो एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक? तो सब में डेमिक लगा हुआ है। डेमिक का मतलब क्या हुआ? महामारी। सब में क्या लिखा है? डेमिक। और डेमिक का मतलब क्या होता है? महामारी। तो महामारी का मतलब एक ऐसी बीमारी जो बहुत से लोगों की जान ले लेती है। तो एंडेमिक का मतलब क्या हुआ? एंडेमिक का मतलब क्या हुआ? एक लिमिटेड एरिया में हो। जैसे कोई महामारी एक स्मॉल रीजन में, एक लिमिटेड एरिया में, छोटी सी एरिया में, छोटे से रीजन में, जैसे किसी गांव में या किसी जिले में, बस जिले तक सीमित रह जाए, तो वो क्या हो जाती है?
एंडेमिक, अगर वो जिले के बाहर, प्रदेश के बाहर दो तीन प्रदेशों को, दो तीन स्टेट्स को कवर करती है तो वो क्या हो जाती है, एपिडेमिक, या पूरे देश में फैल जाती है। जैसे कुछ साल पहले 2016 में डेंगू फैला था, तो डेंगू कई राज्यों में फैल गया था, तो डेंगू को क्या कहा गया, एपिडेमिक कहा गया। और अभी कोई इंसेफ्लाइटिस वगैरह फैलती है तो किसी एक रीजन में फैलती है तो वो एंडेमिक कही जाती है। तो एक छोटे से रीजन में एंडेमिक कहा जाएगा, और बड़े रीजन को कवर करता है क्रॉस स्टेट या अक्रॉस द कंट्री ऐसे फैल जाता है तो एपिडेमिक कहा जाता है। और अगर वो क्रॉस बॉर्डर चला गया, क्रॉस बॉर्डर इंक्लूडिंग मेनी कंट्रीज या ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे इसमें कोरोना फैला हुआ है, तो कोरोना क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है। तो चूंकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा पैंडेमिक। तो ये महामारी है, महामारी का जो लेवल होता है, आउटब्रेक का लेवल, जो स्प्रेड लेवल होता है या स्प्रेड एरिया जो कवर करता है, उसी के आधार पर उसको एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक कहा जाता है। ये महामारियां हो गई। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन आ गई। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि स्टैग्नेशन क्या होता है। स्टैग्नेशन जो होता है वो केवल पानी के प्रवाह के रुक जाने से ही नहीं आता, कभी कभी होता है हम लोगों की सोच और विचारधारा में भी स्टैग्नेशन होता है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये बता दें। स्टैग्नेशन कब आएगा, जैसे आपको जितनी नॉलेज है, आपने जो पढ़ाई की, आपके एजुकेशन एकेडमिक लाइफ के दौरान आपने जितना पढ़ा, उसके बाद कुछ लोग जॉब वगैरह पा जाते हैं तो पढ़ना छोड़ देते हैं। तो जब आप वो क्लोज माइंड हो जाते हैं, जब आप किसी और की बात सुनेंगे नहीं और नई चीज़ों को अंदर आने नहीं देंगे, तो आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या हो जाता है, वो ठहर जाता है। तो आपके साथ जो ठहरा हुआ नॉलेज है वो फिर स्टैग्नेशन लाता है। स्टैग्नेशन मतलब दिमागी रूप से आप, दिमागी सड़न पैदा हो जाती है। अब दिमाग जो ब्रेन है वो नहीं सड़ेगा, लेकिन विचारधाराएं सड़ना शुरू हो जाती हैं, फिर आप अपने आगे किसी की सुनेंगे नहीं। तो आप अपने दिमाग को ओपन रखिए, दिमाग में जो नॉलेज है, नॉलेज को आने और जाने दीजिए, मतलब बाहर से आने भी दीजिए, नई चीज़ों को, नए विचारों को, नए थॉट्स को, नई आइडियोलॉजीज को आप अपने अंदर आने दीजिए। ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, ऑलवेज कंटिन्यू। और जो आपके दिमाग में है उनको बाहर की ओर निकलने भी दीजिए। डिलीवर योर नॉलेज टू समबडी एल्स। तो रिसीव नॉलेज फ्रॉम समबडी एल्स एंड डिलीवर योर नॉलेज टू समबडी एल्स। तो जो प्रवाह है, वो नॉलेज का वो प्रवाह, जो फ्लो है, वो कंटिन्यू बना रहता है, एंड स्टैग्नेशन विल नॉट टेक प्लेस इन योर माइंड। अदरवाइज इफ यू restrain your knowledge with you and you are not ready to listen someone others minds, तो your knowledge will get stagnated, और वहीं पे आपके दिमाग की जो, या आपकी बुद्धि का जो विकास है वहीं ठहर जाता है, रुक जाता है, सड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ना आने दीजिए, आप अपने माइंड को ओपन रखिए, क्लोज माइंडेड मत बनिए। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो बाढ़ से रिलेटेड थे, और हमने बाढ़ को ही नहीं बताया कि बाढ़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, व्हाट इज बाढ़ इन इंग्लिश। तो बाढ़ को हम क्या कहते हैं, फ्लड, FLOOD, दैट इज बाढ़। समझ गए। तो ये फ्लड, रेन और बाढ़ से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स थे। मुझे उम्मीद है कि ये सारे वर्ड्स आपके बहुत काम के होंगे, एंड यू हैव गॉट द पॉइंट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। तो आई वांट टू इंक्रीज जस्ट योर वोकेब्युलरी। ठीक, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर में सीजनल वर्ड्स आया करते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि अब आपको हम सीजनल और थीमेटिक वर्ड्स इसी तरह से देते रहेंगे, बट ऑन द कंडीशन दैट यू विल रिप्लाई एंड रिस्पॉन्ड मी। अगर आप मुझे रिप्लाई और रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो फिर मैं डिस्करेज, मन नहीं करता फिर ऐसा करने का। पीछे आप लोगों ने ऐसा कर दिया है, तो जब भी कोई नया सेगमेंट आता है तो योर ड्यूटी इज टू चीयर अप। जैसे हम लोग आप लोगों को चीयर अप करते हैं, वैसे हमें भी ज़रूरत होती है कि आप हमें चीयर अप करें, अगर कोई आपके काम का अच्छा सेगमेंट आ रहा है तो। और वैसे भी हम लोग कोई ऐसा सेगमेंट नहीं लाते जो आपके लिए यूजलेस होगा, क्योंकि इतना फुर्सत और इतना खाली टाइम नहीं है कि हम यूजलेस चीज़ें ले आकर के बकवास करें। बकवास करने की फुर्सत नहीं है, काम की चीज़ें करने की तो फुर्सत नहीं है, तो बकवास कहाँ से करेंगे। तो आई थिंक ये सेगमेंट आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो कमेंट करिए, और अगली बार फिर मिलते हैं कुछ नए सेगमेंट के साथ। जो भी हो, आज बाढ़ है तो हो सकता है किसी दिन सूखा या आग पे आ जाए, या फिर किसी दिन ट्रेन दुर्घटना पे आ जाए, या अपराध, आजकल बहुत ज़्यादा आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, पुलिस की कार्रवाई वगैरह हो रही है, तो हो सकता है कि इस तरह पे बॉर्डर, चीन के बॉर्डर पर भी तनावपूर्ण स्थिति है, तो हो सकता है इस तरह की चीज़ों पर कुछ ना कुछ नया सेगमेंट लेकर अगली बार मिलेंगे। तो जब हम अगली बार मिलेंगे नए सेगमेंट के साथ, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।